इनकम टैक्स कैलकुलेटर असेसमेंट ईयर 2023-24। जी हाँ साथियों, ये है इनकम टैक्स कैलकुलेटर का होम पेज और यहाँ से आपको अपने से रिलेटेड जरूरी इंफॉर्मेशन की एंट्री स्टार्ट करनी है। लेकिन एंट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताना चाहूंगा, जिन्हें फॉलो करके आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर केवल एमएस ऑफिस में ही प्रॉपरली काम करता है, इसलिए इसे केवल एमएस ऑफिस इनेबल्ड पीसी और लैपटॉप में ही डाउनलोड कर ओपन करें। दूसरा, आपको कोई परेशानी ना हो इसके लिए सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पूर्व इसका ट्यूटोरियल वीडियो जरूर देख ले और ध्यान रहे कि अन्य किसी को सॉफ्टवेयर शेयर करना हो तो इस वीडियो का लिंक ही शेयर करें ताकि वह अपडेटेड सॉफ्टवेयर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सके। इस पेज पर 2 पार्ट्स में अपने से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन की एंट्री करनी है। पार्ट फर्स्ट में 20 तथा पार्ट सेकंड में 6 एंट्रीज है। किसी भी एंट्री को स्किप न करें तथा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ही एंटर करें। केवल सीरियल नंबर 13, 15, 16 और 19 को अगर रिलेवेंट नहीं है तो खाली छोड़ दें। ऐसी कोई एंट्री इस पेज पर नहीं है जिसे आपको कॉपी पेस्ट द्वारा एंटर करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई डाटा आपको यहाँ पेस्ट करना हो तो डायरेक्ट पेस्ट न करके पेस्ट स्पेशल में जाकर के एज वैल्यूज अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करें ताकि फॉर्मेटिंग को लेकर कोई इश्यू या एरर उत्पन्न ना हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ सभी एंट्रीज पहले से कर रखी है ताकि उसी मैनर में आप आसानी से अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की एंट्री कर सके। फिर भी एक एक एंट्री को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सीरियल नंबर 1 पे आपको अपनी बायोमेट्रिक आईडी की एंट्री करनी है। 2 पे आपको अपना डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। 3 पे आपको फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पे टाइप करना है कैपिटल लेटर्स के अंदर। सीरियल नंबर 4 पे आपको अपनी इंक्रीमेंट की डेट सेलेक्ट करनी है और सीरियल नंबर 5 पे आपको एंटर करनी है अपना लेवल जो पेमेट्रिक के अंदर है। 6 पे आपको पोस्टल एड्रेस। 7 में आपको स्टेटस दिखाना है रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है या नहीं। अगर नहीं मिला हो तो नो, अदरवाइज आप मिला हुआ हो तो आपको यस सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सीरियल नंबर 8 पे एंटर करनी है दिए गए फॉर्मेट के साथ। पैन नंबर आपको सीरियल नंबर 9 पे एंटर करने हैं और 10 नंबर पे आपको अपना जीपीएफ या प्राण नंबर जो भी है वो एंटर करना है। सीरियल नंबर 11 पे आपकी बेसिक पे मार्च 2022 की एंटर करनी है। सीरियल नंबर 12 पे आपको अपना एचआरए सैलरी में मिल रहा है तो यस, नहीं मिल रहा हो तो नो करना है। सीरियल नंबर 13 जो कि मंथली एसएलएफ जो रेंट फ्री अकोमोडेशन जिनको मिला हुआ उनका कटता है वो अमाउंट एंटर करना है, बाकी लोगों को खाली छोड़ना है। 14 नंबर पे आपको टीए जो है जून 22 की सैलरी में मिला है अथवा नहीं मिला है। मिला है तो यस और नहीं मिला है तो नो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 15 नंबर पे आपको चाइल्ड एजुकेशन असिस्टेंस जो अमाउंट आपको 2022-23 के दौरान मिला है उस अमाउंट को एंटर करना है और 16 पॉइंट पे जो अमाउंट चाइल्ड एजुकेशन असिस्टेंस का मिला है वो कितने महीनों का है, दोनों बच्चों के मंथ्स को ऐड करके आपको यहाँ एंटर करना है। 17 पे डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ एसएससी। अब डिसेबल्ड है अगर एसएससी खुद तो उसकी जो स्टेटस दिखानी है कि वो बिलो 80 है या वो 80 या 80 के इक्वल है, यहाँ एंटर करना है। अदरवाइज आपको एनए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 80 पे डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट इफ एनी, अर्थात कोई भी डिपेंडेंट आपका डिसेबल्ड है तो उसका स्टेटस यहाँ दिखाना है परसेंटेज के तौर पे। इस तरह पॉइंट नंबर 19 पे चलते हैं तो वहां पे आपको एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मंथली अलाउंसेज अदर देन टीए डीए और एचआरए, इन अलाउंसेज के अलावा कोई अलाउंसेज आपको फिर भी मिल रहे हैं मंथली बेसिस पे सैलरी के अंदर तो उनका एग्रीगेट अमाउंट 1 महीने का यहाँ एंटर करना है। और पॉइंट नंबर 20 जो कि केवल जीपीएफ एम्प्लॉइज के लिए रिलेटेड है उसका अमाउंट यहाँ पे मार्च 2022 का जीपीएफ अमाउंट डिडक्ट होता है वो अमाउंट एंटर करना है। एनपीएस एम्प्लॉइज के लिए अमाउंट एंटर करने की जरूरत नहीं है। पार्ट सेकंड में जाते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन जैसे नेम, मोबाइल नंबर, जोन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और 4 नंबर पे कॉर्पोरेशन नेम बाय डिफॉल्ट है और 5 और 6 पे स्कूल का नाम एंटर करना दिए गए मैनर के साथ। तो ये सब एंट्रीज करने के बाद हम अगले पेज पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप ये सुनिश्चित कर ले कि इस पेज पे कोई भी एंट्री आपने छोड़ी नहीं है। अगले पेज पे जाने के लिए हम यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करते और नेक्स्ट क्लिक करते ही अगले पेज पर पहुंच जाते हैं। ये वेरिएबल एंट्रीज से रिलेटेड पेज है। होम पेज पर सभी एंट्रीज पूरी करने पर इस पेज पर बाय डिफॉल्ट ये सभी एंट्रीज आपको दिखाई देती है। ये सभी वेरिएबल एंट्रीज है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, इसलिए यहाँ सभी एड्स के साथ चेक एंड एडिट का कॉलम दिया गया है, अर्थात चेक कॉलम में दी गई एंट्रीज को वेरीफाई करें तथा किसी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो साथ में दिए गए एडिट कॉलम की सहायता से उसे मॉडिफाई कर ले।
जैसे पहला कॉलम डीए का है, तो डीए में मैंने दो जगह मॉडिफिकेशन कर रखा 34% और 38%। अगर मैं इनको डिलीट करता हूं तो थ्रू आउट एक जैसी एंट्री रहेगी। तो दो जगह मैंने एंटर किया तो चेंज मिल गया। इसी तरह बेसिक पे में मुझे अगर कोई चेंज करना है तो यहां से मैं चेंज कर सकता हूं एंट्री करके, तो आगे के महीनों में उसका इफेक्ट दिखाई देता है। इसी तरह टीए, टीए जून के महीने में मैंने होम पेज पे नो कर रखा है, तो इसलिए यहाँ जीरो आ रहा है। बाकी महीनों में यस है, इसलिए यहाँ पे एंट्री आ रही है। अगर नहीं मिला हो किसी कारण से तो यहाँ नो कर सकते हैं, तो वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह अदर अलाउंसेज, अगर कोई एंट्री आपको करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। जीपीएफ आपने मार्च के महीने में 5,000 रुपए की एंट्री होम पेज पे की थी, तो सभी महीनों में 5,000 दिखाई देता, लेकिन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो किसी महीने में जाकर के आपने जीपीएफ चेंज किया, आपने मान लो जून के महीने में 10,000 रुपए की डिडक्शन स्टार्ट कर दी, तो 10,000 रुपए यहाँ से एंटर करके आप देख सकते हैं कि आगे के सभी महीनों में 10,000 हो जाता है। इसी तरह जीपीएफ लोन, जीआईएस, मिसलेनियस डिडक्शन वाले कॉलम में जो एंट्री मैंने बाय डिफॉल्ट कर रखी है उनको चेंज भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और कोई एंट्री है तो उसको ऐड भी कर सकते हो। एंड लास्ट कॉलम है एडवांस इनकम टैक्स का, जो कि आपकी सैलरी से मंथली बेसिस पे इनकम टैक्स आप डिडक्ट कराते हो, उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। आपने मान लो किसी महीने में एंट्री करी, मार्च के महीने से डिडक्शन स्टार्ट किया 2,000 रुपए का, तो 2,000 की एंट्री आपको मार्च में स्टार्ट करनी है, लेकिन आगे के महीनों में एंट्री आ जाती है। क्योंकि मैं यहाँ जीरो एंटर कर रखा मैंने, तो आगे जीरो हो जाता, तो यहाँ से मैंने हटा दिया। सारी एंट्रीज को डिलीट करने के बाद आगे 2,000 रुपए अपने आप आ जाते हैं। और कोई चेंज करना हो, मान लो 5,000 रुपए यहाँ से कर दिया मैंने चेंज इसको, तो 5,000 किया तो आगे के महीनों में 5,000 हो जाता। तो समझ गए होंगे कि किस तरह से आपकी वेरिएबल एंट्रीज को आप चेक एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। इस पेज पे जो भी चीजें चेक एंड मॉडिफाई कर ली, उसके बाद में आप इस नेक्स्ट बटन की सहायता से अगले पेज पर जाते हैं। ये आपकी फुल सैलरी डिटेल का पेज है। अब तक की गई एंट्रीज के बेस पर आपकी पूरे साल की सैलरी की फुल डिटेल मंथ वाइज दिखाई देती है, जिसमें दी गई नेट सैलरी की एंट्री को अपने बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई भी कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड के लिए इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री नहीं करनी है, ये केवल चेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बटन की हेल्प से अगले पेज पर जाते हैं। इस पेज पर एरियर्स व इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एंट्री करनी है। यहाँ मंथ वाइज आपको दिए हुए हैं एरियर्स की एंट्री के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको डीए, बोनस व चाइल्ड एजुकेशन असिस्टेंस को छोड़कर अन्य कोई एरियर अगर मिला है तो उसकी ही एंट्री यहाँ करनी है, और उसके बाद वाले कॉलम में उस एरियर अमाउंट में से जितना टैक्स काटा गया डिपार्टमेंट द्वारा उसकी एंट्री करनी है। और इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और इसकी एंट्री करना जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप अगर चाहो तो सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ उसका अमाउंट की एंट्री कर सकते हो। इसके बाद आता है डीए बोनस की एंट्री। डीए एरियर्स, यहाँ पे आपको अगर मिला है तो उसको यस करे, अदरवाइज नो कर दे। और इसके बाद बोनस हमें मिला तो उसको मैं यस रहने देता हूँ, और यह यस करने के बाद भी आप अमाउंट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में एनपीएस डिडक्शन फ्रॉम डीए एरियर्स, डीए एरियर से अगर एनपीएस का डिडक्शन हो रहा है तो यस, अदरवाइज यहाँ से नो सेलेक्ट कर दे। तो ये सारी एरियर्स की एंट्री करने के बाद में आप यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करके अगले पेज पे जाते हैं। ये आपके डिडक्शंस और रिबेट्स से रिलेटेड पेज है, जहां आपको एलिजिबल डिडक्शंस और रिबेट्स की एंट्री केवल येलो बॉक्सेस में ही करनी है। सामान्यतया सैलरीड पर्सन के लिए जो रिबेट्स इनकम टैक्स में उपलब्ध है उनको मैं यहाँ संक्षेप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए अलग से वीडियो बनाकर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हाउस रेंट में रिबेट की। एक्चुअली हाउस रेंट में रिबेट उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो किराए के मकान में रहते हैं और पूरे साल भर में जो रेंट पे करते हैं उस पर रिबेट अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी ने पूरे साल भर में 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से साल भर में 1,80,000 रुपए का रेंट पे किया गया, तो रिबेट कितनी अवेलेबल है उसका पता चल जाएगा। यहाँ से 1,80,000 जैसे एंटर किया तो यहाँ 79,194 की रिबेट यहाँ पे दिख जाती है एलिजिबल, जबकि मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल है 1,99,584 की। तो ये कैसे रिबेट दी जाती है उसकी कैलकुलेशन समझने के लिए मैं एक पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ जो एक आइकन दे रखा आई बटन, उसके थ्रू यहाँ चलते हैं। तो यहाँ एक क्या चीजें देख रहे हैं हम, टोटल बेसिक पे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23, टोटल डीए, टोटल एचआरए रिसीव्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23, टोटल रेंट पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23,
तो एक्चुअली इन सब से एक फॉर्मूला हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि टोटल सैलरी जिसमें बेसिक पे और डीए इंक्लूड होता है वो 50% ऑफ सैलरी वो, और तीसरा है टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वो। ये तीनों जो अमाउंट है उनमें से जो मिनिमम होता है वो रिबेट एग्जैक्टली एक टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होती है, अवेलेबल होती है। तो इस तरह से यहाँ देखने को मिला कि आपकी बेसिक पे डीए और आपका एक्चुअल रेंट पे किया वो और आपको जो एचआरए मिल रहा है वो, उनकी से एक कैलकुलेशन के थ्रू ये रिबेट आपके लिए मिल जाती है। लेकिन हाँ, आपने रेंट कितना पे किया गया उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 1,80,000 की जगह मान लो मैं 2 लाख करता हूँ, क्योंकि साल भर में आपने 2 लाख पे किया तो यहाँ बढ़ जाएगा, 99,000 हो जाएगा। मान लो मैं 2,40,000 करता हूँ तो अपने आप 1,39,000 का यहाँ पे रिबेट, 1,39,194 की रिबेट हो जाती है। और मान लो मैं इसको मैं 3 लाख कर देता हूँ तो ये रिबेट बढ़ करके 1,99,194 हो जाती है, जो कि मैक्सिमम है। इससे ज्यादा रेंट पे करोगे तो भी उसका कोई फर्क आपकी रिबेट के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद बात करें हम जो कि हाउसिंग लोन पर जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर, तो जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने जो हाउसिंग लोन है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया गया है उसमें भी एक रिबेट अवेलेबल होती है, और उस रिबेट की मैक्सिमम लिमिट होती है 2 लाख। तो मान लो मैं यहाँ 3,15,000 रुपए की पेमेंट करता हूँ एज ए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो 2 लाख रुपए की रिबेट मेरे को यहाँ मिल जाती है। अब बात आगे करें कि यहाँ कुछ रिबेट्स आपको 80C के अंदर अवेलेबल है, और उनमें LIC, ट्यूशन फीस, GIS, FD, होम लोन के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर, PPF और अदर कोई सेविंग होती है उस पर, और GPF। तो GPF अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा क्योंकि वो आपकी सैलरी से आता है। तो मैं LIC की अमाउंट है मान लो 50,000 एंटर कर देता हूँ, ट्यूशन फीस मान लो मैं 40,000 देता हूँ, और PPF होम लोन भी करा रखा है तो मुझे मान लो 70,000 रुपये लोन के ऊपर प्रिंसिपल पे कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से यहाँ जाकर के 2,65,720 की पेमेंट में इसमें कर देता हूँ, लेकिन फिर भी रिबेट मेरे को 1,50,000 की जो कि मैक्सिमम है ये अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद में ये 80C की एंट्रीज आपने कर दी, उसके बाद में आप चलते हैं तो 80CCD 1B, 1B क्या है ये NPS के ऊपर आपके लिए रिबेट अवेलेबल है। मान लो आपने कोई NPS के लिए आपने अकाउंट खुलवाया, NPS अकाउंट, और उसमें आपने मान लो 1 लाख रुपए बचा जमा करा दिए, 1 लाख रुपए कर दिए, तो यहाँ जो रेड कलर के बॉक्स के अंदर 50,000 आ जाता। तो ये क्या है कि 50,000 की रिबेट अवेलेबल है आपके लिए, चाहे आप GPF एम्प्लॉय हो चाहे आप NPS एम्प्लॉय हो, ये 50,000 की रिबेट अलग से अवेलेबल है 1.5 लाख के ऊपर। मैं एक NPS एम्प्लॉय के तौर पे समझाता हूं आपको कि मान लो आप NPS एम्प्लॉय हो, जो कि NPS प्राण नंबर एंटर करने पड़ेंगे आपको, और फिर से डिडक्शन से जाते तो यह क्या होता है, GPF हट जाता, लेकिन आपका CCD के अंदर 1,02,025 रुपए आ जाते हैं, क्योंकि आपका इतना ही NPS कटता है। और CCD 2 में क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है सेम उतना ही, तो वो आपके लिए यहाँ अवेलेबल होता है। और साथ में क्योंकि 2,62,000 की टोटल आपकी 80C के अंदर एंट्री हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि 1.5 लाख से ऊपर अगर आपका NPS अमाउंट है तो वो ऑटोमेटिकली 80CCD 1B में शिफ्ट हो जाता है, स्प्लिट होकर के, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉयज के लिए है थ्रू NPS। इसके बाद बात करेंगे 80D की। 80D क्या है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है उनके ऊपर। तो उसमें भी 2 तरह की रिबेट अवेलेबल है। 25,000 तो आपकी SSC एंड उसकी फैमिली की जो हेल्थ इंश्योरेंस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर, और साथ में 50,000 टोटल मीन्स 25,000 रुपए पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है उनके हेल्थ इंश्योरेंस या उनके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्चा होता है, तो वो आपकी एडिशनल अवेलेबल यहाँ पे रिबेट दिखाई देती है। तो दोनों मिलाकर के दो भी 25,000 के हिसाब से जो अमाउंट बढ़ता है वो एंट्री यहाँ कर देंगे आप। इसके बाद 80DD। 80DD क्या है, हैंडीकैप डिपेंडेंट। होम पेज पर आपको मैंने एक एंट्री के लिए बताया था कि डिपेंडेंट अगर डिसेबल्ड है तो उसकी परसेंटेज आप एंटर करते हैं,
तो वो रिबेट यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो मैं आपको करके बताता हूँ एक बार, पहले इन एंट्रीज को समझ लेते हैं। 80 DDB, ये 80 DDB एक्चुअली एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस, कुछ डिजीज होती है उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है ट्रीटमेंट के अंदर, उनके लिए अवेलेबल है और फुल है, तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। इसका अलग से जो भी है आप प्रोविजंस है उनको पढ़ ले इनकम टैक्स एक्ट में। 80E एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन जितना भी एजुकेशन लोन होता है और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी एंट्री यहाँ कर देते हैं, उसकी रिबेट अवेलेबल है। 80EEA, ये क्या है, एक्चुअली ये सर्टेन हाउस प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर लोन होता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो उसकी 1.5 लाख तक की रिबेट अवेलेबल है, जो कि इन एडिशन टू अंडर सेक्शन 24 जो रिबेट होती है उसके साथ। तो ये कुछ कंडीशंस होती है, उसमें 2 लाख के ऊपर जो 1.5 लाख तक की और रेंट इंटरेस्ट पे करते हो तो उसमें भी आपको ये रिबेट अवेलेबल है। उसके बाद 80EEB, 80EEB किसके लिए है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने परचेज किया है और उसके ऊपर लोन लिया, लोन के लिए जो इंटरेस्ट आपने इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान पे किया है उसकी 1.5 लाख तक की रिबेट यहाँ अवेलेबल है। 80G एक्चुअली ये डोनेशंस के लिए, और डोनेशन 2 तरह के होते हैं जिसमें एक में 50% की रिबेट मिलती है, एक में 100% की होती है। इसमें डिटेल से आपको पढ़ना होगा। इसके बाद 80U एक्चुअली हैंडीकेप्ड एसएससीज के लिए है। तो मैं इसको एक बार होम पेज पे जाकर के दोनों चीजों को मैं समझा देता हूँ। यहाँ एक्चुअली क्या डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ एसएससी, मान लो या मैंने कर दिया बिलो 80%, और यहाँ मान लो डिपेंडेंट की बात आती है तो अब वो 80 कर दिया। तो मैं यहाँ से फिर से उसी पेज पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसकी रिबेट्स कैसे आती है। 80DD 1,25,000 और 80U के अंदर 75,000 और आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये 1,25,000 किसके लिए है, हैंडीकैप डिपेंडेंट के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे 80% एंड अबो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो उसके लिए 1,25,000 की रिबेट अवेलेबल है। जबकि 80U के अंदर 75,000 एक्चुअली हैंडीकैप्ड एसएससी की डिसेबिलिटी परसेंटेज बिलो 80 मैंने सेलेक्ट की थी तो 75,000 की है। तो ये इस तरह से आप सारी एंट्रीज को कंप्लीट करते हैं तो ये आपकी टैक्स कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा अगले पेज पर, और अगले पेज के लिए वही नेक्स्ट बटन को ऐसे क्लिक कर देते हैं। इस पेज पर आपकी इनकम डिक्लेरेशन शीट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है, जिसका प्रिंट आउट निकालकर आप अपने डीडीओ को अपने टैक्स कैलकुलेशन के लिए, टैक्स असेसमेंट के लिए दे सकते हैं। वैसे तो इस पेज पर आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना, परंतु अगर आप एनपीएस एम्प्लॉय है और किसी कारणवश आपका एनपीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ जो मैंने कुछ एंट्रीज दे रखी है वहां पे जाकर के आपको नो सेलेक्ट कर देना संबंधित महीने के सामने। जैसे ही वहां नो सेलेक्ट कर दिया आपने तो यहाँ से एनपीएस जो आपका डिडक्शन था वो हट जाता है। इसी तरह दूसरे महीने में मान लो मैंने नो सेलेक्ट कर दिया यहाँ से तो वो यहाँ से भी हट जाता है। तो इस तरह से जिस जिस महीने में आपका एनपीएस नहीं कटा उसकी यहाँ पे एंट्री दिखा सकते हो नो करके। बाकी यहाँ पे कुछ भी एंटर आपको नहीं करना, बाकी चेक कर लेना है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 जो टैक्स रिजीम है वो ऑटोमेटिकली ओल्ड आ जाता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपने जो एंट्रीज की है वो आपने लगभग पूरी कर दी है, कोई एंट्री अब आपकी बची नहीं है तो अपने आप टैक्स कैलकुलेशन होकर के और रिजीम दिखा देता है। इसको एडिट नहीं करना कहीं से भी, ये ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेटर सजेस्ट करता है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपकी टैक्स कैलकुलेशन का पेज है जहां आप देखेंगे कि आपने अब तक जितनी भी एंट्रीज की है उन सब का इंपैक्ट यहाँ नजर आ रहा है। इस सीट पर पूरी टैक्स कैलकुलेशन को स्टेप वाइज देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम व न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट हो रहा है तथा सॉफ्टवेयर ये भी सजेस्ट कर रहा है कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है। और इस प्रकार से आप बिना किसी और से हेल्प लिए इस टैक्स कैलकुलेटर की मदद से स्वयं अपना टैक्स, इनकम टैक्स असेस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ आपको और भी चीजें मिल जाती है जो कि आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन हो रही है और किस तरह से न्यू टैक्स रिजीम में हो रही है, किस तरह कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में देखने को मिल रहा है कि आपकी ग्रोस सैलरी 13,81,825 है, लेकिन उसमें से बहुत सारे रिबेट्स और डिडक्शंस आपके यहाँ अवेलेबल है। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 1,99,194 आपका हाउस रेंट के ऊपर डिडक्शन है, 2 लाख आपका इंटरेस्ट जो होम लोन के ऊपर है उस पर डिडक्शन है,
1,50,000 आपका एटीसी के अंदर डिडक्शन अवेलेबल है, और यहाँ पर आपका 80cc D2 1B 80DD एंड 80U के अंदर आपका 3,52,025 का डिडक्शन अवेलेबल है। तो ये सारे डिडक्शन है आपके मिल करके जब आपकी ग्रोस सैलरी में से घटा दिए जाते हैं तो 4,30,606 ही टैक्सेबल इनकम बचती है, और 4,30,606 पर केवल 5% के स्लैब के अंदर 9,030 रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। लेकिन 87A के अंदर एक रिबेट अवेलेबल है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से नीचे है तो 12,500 की रिबेट यहाँ पे मिलती है, और ये ऑलरेडी 12,500 से नीचे है तो पूरा टैक्स आपका यहाँ से एग्जेम्प्ट हो जाता है, और एडवांस टैक्स आपने 46,000 ऑलरेडी पे कर रखा है वो आपके लिए यहाँ रिफंडेबल दिखाई दे रहा है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर सारी कैलकुलेशन आती है। लेकिन एक एंट्री और मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर आप सीनियर सिटीजन है या कैलकुलेशन सीनियर सिटीजन की है तो उसकी आपको 31 मार्च को एज दिखानी है। मान लो 60 साल हो जाती है 31 मार्च को, सीनियर सिटीजन है इसलिए, तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन पे उसका असर दिख जाता है। ये 9,000 था वो और भी कम हो गया, 6530 हो गया, और मैं इसको हटा देता हूँ और फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेशन फंसते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 12,04,800। एक्चुअली 13,81,825 में से कुछ घटा है। क्या घटा है? तो ये 12,04,800 आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, लेकिन उसमें टैक्स लाइबिलिटीज कैसे कैसे लगती है? 2.5 लाख से 5 लाख तक, क्योंकि 2.5 लाख तक तो दोनों ही टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स जीरो होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 जो कि 5% की टैक्स स्लेब है। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% में आता है जो 25,000 हो गया, फिर 15% पे 37,500 हो गया, और 10 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर 20% है तो 40,960 हो जाता है। तो टोटल टैक्स कितना हो रहा है? 1,15,960। 1,15,960 पे आपका एजुकेशन सेस लगता है तो 4638 और ऐड हो जाते हैं, वो 1,20,598 हो जाता है। लेकिन आपने ऑलरेडी 46,000 टैक्स पे कर रखा है तो आपको और 74,598 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंडर जो टैक्स कैलकुलेशन है। अब कंपैरिजन करते हैं दोनों टैक्स रिजीम की। यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर रिफंडेबल दिखा रहा 46,000, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको और पे करना है 74,598। तो दोनों का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है, और उसी के तहत ये कैलकुलेटर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेशन के लिए सजेशन देता है। तो ये इस पेज पर आपकी सारी टैक्स कैलकुलेशन आपको क्लियरिटी के साथ समझाई गई है। अब बात करें कि यहाँ से आपको क्या क्या प्रिंट निकलेगा। एक तो आपकी जो भी सेविंग्स डिडक्शंस आपने दिखाए हैं उन डिडक्शंस का एक जेन्युइननेस सर्टिफिकेट यहाँ से प्रिंट निकाल करके अपने डीडीओ को दे सकते हो, और दूसरा आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो कैलकुलेशन सीट है वो स्टेप वाइज उसका प्रिंट निकाल करके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना कंप्लीट टैक्स कैलकुलेशन करके आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, और यहाँ से आपको नो डाउट काफी चीजें तो आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि ये टैक्स कैलकुलेटर आपको मिलेगा कैसे। एग्जैक्टली इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, और उस लिंक जाकर के आप क्लिक करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर की फाइल मिलेगी, और उस फाइल को आप अपने पीसी और लैपटॉप में राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर जैसा भी चाहे जिसका भी चाहे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करें आगे नेक्स्ट पेज पे चल करके, नेक्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे आप यहाँ से किसी भी पेज पे इजीली जा सकते हैं। आपसे मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप हमारे से यूट्यूब, टेलीग्राम और फेसबुक के द्वारा कनेक्ट होकर के इस वीडियो के संदर्भ में या इस
कैलकुलेटर के संबंध में पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, और कोई सुझाव है तो आप वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। तो आप यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल को आप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे जाकर के भी वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं, इस कैलकुलेटर के लिए कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये बहुत ही फायदेमंद लगा हो तो आप अन्य लोगों तक भी इसको शेयर कर सकते हैं, और आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। थैंक यू।